नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, आज है सोमवार और हर बार की तरह इस सोमवार भी आप लोगों के सामने लेके हाजिर हूं वीकली न्यूज सेशन, जिसमें आपको पुणे सिटी से जुड़ी तमाम खबरें रियल एस्टेट से जुड़ी मिलती रहती हैं। और कल आएगा सवाल जवाब का एपिसोड। यदि आपके मन में प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कोई दुविधा है, कोई समस्या है, कहीं भी कोई चीज़ रुकावटें आ रही हैं, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, जिससे आने वाले वीडियोज़ में आपके सवालों को कवर किया जा सके। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं इस न्यूज़ सेशन की। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर तो करना ही है, इसके साथ साथ अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको तमाम जानकारियां मिलती रहें और हमें प्रोत्साहन। पहली खबर जो आ रही है वो आपको बता दें कि 77%, अब ये 77% क्या है इसे आप पहले समझ लें। जो टोटल डिलेड इन्वेंट्रीज हैं शहरों में, 7 शहरों में इसका जो है आंकड़ा निकाला गया है, उसमें सबसे ज़्यादा डिलेड इन्वेंट्रीज 77% एमएमआर यानी कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन और एनसीआर रीजन में है, नेशनल कैपिटल रीजन में। तो यहाँ पे 77% इन्वेंट्रीज जो है डिले हुई हैं। और ये कौन सी इन्वेंट्री हैं जो डिले हुई हैं? जो 2014 या उसके पहले लॉन्च हुए थे। उसके बाद अगर आप देखें तो हैदराबाद, बेंगलुरु और आपका चेन्नई, यहाँ पे मिला के 9% है, यानी कि सबसे लीस्ट यहाँ पे जो डिलेड इन्वेंट्रीज हैं वो सबसे कम है। इन तीनों शहरों में मिला के केवल 9% शेयर है। वहीं पुणे में अकेले 9% है। फिर भी आप ये मान सकते हैं कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, वहीं नेशनल कैपिटल रीजन में अगर आप देखेंगे तो इन दोनों जगहों पे 77% इन्वेंट्रीज। अभी कितने इन्वेंट्रीज थी जो 2014 के में या उसके पहले लॉन्च हुई और डिले हुई? लगभग 5,17,000 अपार्टमेंट्स यूनिट्स। और अभी यानी कि अगर आप देखें जो सबसे ज़्यादा डिलीवर किए गए हैं इस बीच में, वो एनसीआर में हुआ है और उसके बाद एमएमआर में। उसका सीधा सा रीजन है क्योंकि वहाँ पे डिलेड नंबर ऑफ इन्वेंट्रीज भी ज़्यादा थी, तो जाहिर सी बात है कि वहीं पे ज़्यादा नंबर में जो है एक तरीके से डिलीवरी भी होंगी, उसे कंप्लीट किया जाएगा। अब आप समझिए ये जो पूरा इन्वेंट्री डिले हुआ है, अभी तक जो डिले चल रहे हैं, उसका अगर कॉस्ट आप समझिए 4.5 लाख करोड़ रुपए। ये छोटा अमाउंट नहीं, काफ़ी बड़ा अमाउंट है। तो जब भी आप अपने पैसों का निवेश कर रहे हैं तो उस समय भी ये चीज़ों को समझें कि कहाँ पे ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है डिले हो रहे हैं, कहाँ पे ज़्यादा इन्वेंट्रीज डिले हो रही हैं। तो उसमें कम से कम पुणे का जो नंबर है वो कम है बाकी शहरों के मुकाबले। लेकिन अगर आप साउथ में जाते हैं, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, तो यहाँ पे डिलेड जो इन्वेंट्रीज हैं वो सबसे कम है। अगले खबर की तरफ बढ़ते हैं। लगातार अगर आप देखें जो आपका लोन का इंटरेस्ट रेट है, यानी कि जो हाउसिंग लोन है आपका, वो बढ़ता ही जा रहा है। कभी 20 बेसिस पॉइंट बढ़ रहा है तो कहीं 30-50 बेसिस पॉइंट बढ़ रहे हैं। आखिर इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? इसमें आपको क्या सावधानियां बरतनी हैं? देखिए, अगर आपका लोन का टेन्योर ज़्यादा है तो आप पे इम्पैक्ट भी ज़्यादा पड़ेगा। मान लीजिए आपने कोई लोन लिया है 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 20 ईयर उसका टेन्योर है, तो एवरी 25 बेसिस पॉइंट अगर इंक्रीज होता है आपका इंटरेस्ट रेट, तो उससे लगभग 10 महीने की ईएमआई आपकी बढ़ेगी अगर वो फ्लोटिंग पे है। तो आप समझिए इससे कितना इंपैक्ट हो रहा है। अगर आप नया लोन लेने जा रहे हैं तो एवरी 50 बेसिस पॉइंट अगर बढ़ता है तो आपको पर लाख 30 रुपये ज़्यादा ईएमआई पे करनी है। अब मान लीजिए 60 लाख का लोन है तो लगभग आपका जो है 1800 रुपये हर महीने ईएमआई में ऐड हो गया। यानी कि जब भी आप लोन लेने जा रहे हैं, इस बात से क्या निकल के आ रहा है वो समझना इंपॉर्टेंट है। जो भी लोन लेने आप जा रहे हैं तो कोशिश ये करिए कि अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन में हैं, सीएलपी लिंक जो आपका प्लान है यानी कि कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान, तो बीच बीच में अगर आपके पास कुछ पैसे इकट्ठा हो रहे हैं तो डायरेक्ट आप डेवलपर को दे दें, जिससे आपका लोन अमाउंट कम रहे। दूसरी चीज़ कोशिश आप ये करिए कि अपना टेन्योर कोशिश करें 15 साल या उससे कम हो। क्योंकि अगर आप समझें किसी का लोन का टेन्योर सिर्फ जो है 10 साल का है तो उनको बहुत मार्जिनल इम्पैक्ट पड़ेगा, उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब आप समझिए जिन जिन लोगों का टेन्योर, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है 15 साल के ऊपर का ही टेन्योर चूज करते हैं, क्योंकि उनकी फिर एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है, ईएमआई का बर्डन कम रहता है। पर ऐसा ना देखें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं ईएमआई तो आपको सलाह यही रहेगी कि आप टेन्योर कम से कम लें, जिससे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ भी रहा है तो उससे आपके ऊपर ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। ऐसे लोग जिनका लोन खत्म होने वाला है या जिन्होंने भी प्री पेमेंट करके लगभग अब खत्म होने के सिचुएशन में पहुंच रहे हैं, उनके लिए कोई समस्या ज़्यादा होने वाली नहीं है, क्योंकि अब उनका लोन खत्म होने वाला है। पर जितने लोग नए लोन लेने जा रहे हैं या फिर जिनका टेन्योर ज़्यादा है वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो कोशिश करिए कि आप अपना टेन्योर कम करा लीजिए बैंक से बात करके। चलिए साथियों, अगले खबर की तरफ बढ़ते हैं। ये खबर है पीएमसी से जुड़ी हुई।
आप देखें जब भी किसी पब्लिक थिंग्स के लिए, चाहे वो रोड हो, चाहे वो कोई आप गार्डन बना रहे हो या फिर कोई हॉस्पिटल बन रहा हो गवर्नमेंट का, तो वहाँ पे लैंड एक्विजिशन में काफ़ी समस्याएं आती थी। इसके लिए जो लैंड एक्विजिशन प्रोसेस है उसे अब पीएमसी काफ़ी आसान करने जा रही है। पहले क्या होता था, मान लीजिए कोई रोड बनाना है उसे, तो उसका टीडीआर यानी कि ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स जो उस पर्टिकुलर लैंड ओनर को दिए जाते थे या फिर उस डेवलपर को दिए जाते थे जो उसके बगल के लैंड पार्सल पर उनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहाँ पे एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन वो कर सकते हैं जो कि उनके द्वारा दिए हुए लैंड के एक्विजिशन के बदले में दिया जाता था। पहले क्या होता था, उस टीडीआर को सैंक्शनिंग करने के लिए पहले स्टैंडिंग कमेटी के पास जाता था, वहाँ पे काफ़ी समय लगता था, उसके बाद जनरल बॉडी के पास जाता था, वहाँ समय लगता था, तब जाके कहीं सैंक्शनिंग मिल पाती थी। अब इसे सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट पे पीएमसी लाने जा रही है, जहाँ पे आसानी से ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स को ट्रांसफर किया जा सके डेवलपर या फिर लैंडलॉर्ड को, जिससे जहाँ पे भी अटके हुए रोड हैं, कई जगह आप देखेंगे कि रोड बने हुए हैं पर उसे ब्लॉक करके रखा गया है क्योंकि मेन जो मूल ओनर है उसको टीडीआर नहीं मिला है या डेवलपर को टीडीआर नहीं मिल पाया है। इससे ये उम्मीद की जा सकती है कि जो अटके हुए प्रोजेक्ट्स हैं या फिर जो आने वाले कहीं गार्डन बनने वाला है पब्लिक, तो इन सब में थोड़ी आसानी होगी, क्योंकि अगर आप टीडीआर प्रोसेस को आसान बना देंगे, एक्सपेडाइट कर देंगे, तो ये चीज़ें आप आसानी से कंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ पाएंगे, उस चीज़ को कंप्लीट करने की तरफ बढ़ पाएंगे। चलिए अगले खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगला खबर आप सभी के लिए है, क्योंकि एक तरीके से वाटर क्राइसिस कहीं ना कहीं पुणे में रहती है। कभी भी हमें जो है कॉरपोरेशन से पूरी तरीके से पानी नहीं मिल पाता है, या फिर ग्राउंड वाटर इतना वाटर लेवल नहीं है कि हम लगातार उसका उपयोग कर पाएँ। उसके लिए सीधा हम टैंकर्स पर रिलाय करते हैं। और जो ये खबर है ये कहीं ना कहीं एक तरीके से निराशा की खबर है पूरे एक तरीके से इंडिया के लिए, उसमें पुणे भी शामिल है और तमाम शहर भी शामिल हैं। जो बताया जा रहा है रेन डेफिसिट, वो लगभग 36 से 38% बताया जा रहा है। अगर रेन डेफिसिट होता है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय पे वाटर क्राइसिस बढ़ेंगे। इसके लिए बार बार और लगातार हम लोग वीडियोज़ में आप लोगों से इन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें वाटर सेविंग पे ध्यान देना चाहिए, कम से कम पानी का उपयोग करें। और जहाँ पे भी एसटीपी प्लांट्स नहीं हैं, कोशिश करिए आप अपने सोसाइटी में आपके जो कमेटी मेंबर्स हैं उनसे बात करके वहाँ पे एसटीपी या तो इंस्टॉल कराए जाएँ या तो रुके पड़े जो एसटीपीज़ हैं उनको एक तरीके से एक्टिव किया जाए। पीछे जो है पीएमसी का भी हमने खबर एक दिखाया हुआ था, जहाँ पे तमाम जगहों पे हज़ारों में वाटर मीटर लगाए जा रहे थे। वाटर मीटर लगने से भी तमाम चीज़ें सॉल्व होती हैं। लोगों का जो सेंस ऑफ यूज़ है वाटर का वो कम होता है कि भाई इसका बिल आएगा, पैसा देना होगा, इस वजह से भी काफ़ी गिरावट आएगी। और जो लीकेजेस हैं वो भी एक समस्या है। तमाम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ पे वाटर लीकेजेस हैं। कई एक वीडियोज़ भी हमने डाले हुए हैं, वो भी आप जाके शॉर्ट्स के वीडियोज़ में देख सकते हैं। तो ये चीज़ें देखिए, पानी अपने लेवल पर जितना सेव किया जा सकता है, जितना कम से कम प्रयोग में लाया जाए उतना ही अच्छा रहेगा। चलिए साथियों अगले खबर की तरफ बढ़ते हैं। ये खबर जुड़ी हुई है डिमोलिशन ड्राइव से। पीसीएमसी ने काफ़ी तेज़ी से डिमोलिशन ड्राइव को आगे बढ़ाया है, खासकर वाकड़ के एरिया में। आप देखेंगे रोड साइड में, हाईवे के साइड में, इवन जो हिंजौड़ी वाकड़ रोड है फ्लाईओवर के बाद, वहाँ पे भी जो तमाम शेड बने हुए थे, जहाँ पे आप मैक्सिमम फर्नीचर शॉप्स देखते थे, कई रेस्टोरेंट्स भी थे, उन सबको पूरी तरीके से डिमोलिश कर दिया गया है। अभी आप जो है सामने ये इमेजेस भी देख सकते हैं किस तरीके से इस पूरे डिमोलिशन ड्राइव को अंजाम दिया गया है। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि ये अनऑर्गेनाइज जब कंस्ट्रक्शन होते हैं, इसके सामने पार्किंग लगता है, इसकी वजह से जाम लगते हैं और इसका कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स भी कॉरपोरेशन को नहीं मिलता है। इसके चलते ये सारे डिमोलिशन ड्राइव किए जा रहे हैं, जिससे कि ट्रैफिक भी कम लगे, अनऑर्गेनाइज्ड वे में कोई पार्किंग भी ना करे और जो राही हैं, जो लोग भी चल रहे हैं, कम्यूटर्स को कोई समस्याएं ना हो। चलिए साथियों अगले खबर की तरफ बढ़ते हैं। ये खबर हम सभी के लिए अच्छा है। जिस तरीके से ईवी व्हीकल्स यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है बढ़ रहे हैं, अब उस तरफ एक और कदम रखने जा रही है MSEDL और उसमें मदद दे रही है पीएमसी। अब ये किस तरीके से किया जा रहा है, देखिए जो पॉलिसी आई है महाराष्ट्र ईवी पॉलिसी 2021, उसमें कई चीज़ें जो है मैंडेट की गई हैं, कई चीज़ों को जो है एक तरीके से डायरेक्शन दिया गया है कि आने वाले समय में इस तरीके से जो है प्लान बनाया जाए और उसे अप्लाई किया जाए। अब जो भी नई सोसाइटीज़ बन रही हैं या जो कॉमर्शियल सोसाइटीज़ एग्जिस्ट करती हैं और नई कॉमर्शियल जो है प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, वहाँ पे कई जगहों पे तो मैंडेट करने जा रहे हैं कि जहाँ पे सेपरेट जो है एक तरीके से ईवी की व्यवस्था की जाएगी, चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे और उसके लिए वो पार्किंग डेडिकेटेड रहेगा और वहाँ पे जो टैरिफ रेट्स रहेंगे वो भी कम रहेंगे। अब इसमें एक कदम बढ़ाते हुए जो ईवी सेल है पीएमसी का, उसने भी ये मुहिम चलाई है कि अब धीरे धीरे कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे कि जितने भी नई सोसाइटीज़ आ रही हैं
यानी कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन में हैं, आने वाले समय पे वहाँ पे ईवी चार्जिंग सेंटर लगाए जाएं। अब ईवी चार्जिंग सेंटर तो आप कहेंगे तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसमें MSEDL क्या करने वाली है, वहाँ पे जो टैरिफ रेट्स रहेंगे वो कम रखने वाले हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूज करें। और आपके सोसाइटी में मान लीजिए कोई बड़ी सोसाइटी, वहाँ 3-4 ऐसे स्टेशन फास्ट चार्जिंग के लगा दिए जाएं, जहाँ पे आपको पैसे भी कम देने पड़े। और जिस तरीके से मॉल्स वगैरह में मैंडेट करने जा रहे हैं कि जो भी मॉल्स हैं, कोई कॉमर्शियल प्लेस है, सिनेमा हॉल्स हैं या फिर यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे जो पार्किंग लॉट हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे पार्किंग लॉट रहेंगे जहाँ पे फास्ट चार्जिंग स्टेशंस लगाए जाएंगे और उसके टैरिफ रेट भी कम रखे जाएंगे। तो जिनके भी मन में दुविधा रहती है आखिर चार्ज कहाँ पे करेंगे, किस तरीके से जो है आगे बढ़ेंगे, उससे ये कहीं ना कहीं जो कदम उठाया जा रहा है। और जो महाराष्ट्र ईवी पॉलिसी 2021 है, उसमें तमाम ऐसी चीज़ जो है बताई गई है। यानी कि हम उम्मीद ये कर सकते हैं आने वाले समय पे चार्जिंग स्टेशंस भी बढ़ेंगे और उसके जो टैरिफ रेट्स होंगे, जो हम घरों पे या फिर जो कॉमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, उसके टैरिफ रेट से काफ़ी कम भी होंगे। अगले खबर की तरफ बढ़ें। बरसात आ रहा है, मानसून एक तरीके से एंटर कर ही चुका है। अब जो ड्रेनेज सिस्टम है, PMC उसे स्ट्रॉन्ग कर रही है। वो भी जो 2017 में विलेजेस ऐड हुए थे, 11 विलेजेस, उसमें लगभग 182 किलोमीटर के ड्रेनेज लाइन, सीवर लाइन डाल दिए गए हैं। और इसके लिए 2 नए STP प्लांट बनाए जाने की भी बात चल रही है, जिसको कंप्लीट होने में लगभग 4 साल लगेंगे। और 392 करोड़ 392 करोड़ का बजट है ये पूरा, जिसमें इन सारी चीज़ों को कंप्लीट किया जा रहा है। और 182 किलोमीटर कंप्लीट किया जा चुका है। और अभी भी आप कई जगहों पे देखते होंगे जो 2017 में विलेजेस ऐड हुए थे PMC के अंदर, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सकेवेशन वर्क, कहीं डिगिंग हो रही है, कई जगहों पे पाइप्स वगैरह आप देखते होंगे। तो ये उसी ड्राइव का एक हिस्सा है कि जहाँ लगातार जो भी सोसाइटीज़ तक जो है सीवर लाइन नहीं था या कई जगह पे वाटर कैपेसिटी उतनी नहीं थी पाइप्स की, उसे बढ़ाया जा रहा है। जो लीकेजेस थे, इन सब चीज़ों को भी मैनेज किया जा रहा है। तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय पे जहाँ ड्रेनेज लाइन नहीं है वहाँ आएगा। और जो बाद में यानी कि 2021 में जो नए 23 विलेज ऐड हुए हैं PMC में, उसके लिए एक अलग बजट तैयार किया गया है। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर 2017 में ऐड हुए विलेजेस का आज काम हो रहा है, तो जो अभी नए जो गांव ऐड हुए हैं PMC में, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी देरी जरूर होगी। पर अच्छी बात है कि कम से कम उसके लिए एक स्कोप बनाया गया, एक बजट बनाया जा रहा है, एक कॉर्पस तैयार किया जा रहा है, जिसके जरिए आने वाले समय पे ये सारी चीज़ें डिप्लॉय की जा सकें। साथियों, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपके मन में जो भी दुविधा हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में या फिर हमने डिस्क्रिप्शन में क्वेरी कंसर्न फॉर्म दे रखा है, वहां पे अपने कंसर्न्स डालिए। हमसे इन पर्सन कंसल्टेशन भी आप ले सकते हैं। तमाम जानकारियां, तमाम मुद्दों पे रियल एस्टेट से जुड़े वीडियोस आप लोगों के सामने आ रहे हैं। आपको वो कैसे लग रहे हैं, मेन पेज पे जाके देख के कमेंट में लिख के जरूर बताएं। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।